अंडमान निकोबार में भारत की एक बहुत डेंजर टाइप की एक ट्राइब्स पाई जाती है। जैसे गांव में नहीं हो, गांव की तरफ जाके देखो, जंगल उंगल के तरफ, जो गांव के तरफ जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों की तरफ जब तुम जाओगे तो जो ये ट्राइब्स होते हैं, इनको आदिवासी कहते हैं, बहुत डेंजर टाइप के हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, सेंटनीज नाम है उनका, सेंटनीज। ये जो भी जाता है उनको वो बहुत जिंदा छोड़ते नहीं अगर उधर चले जाओगे तो। जब भी तुम पढ़ाई करो, जब भी तुम पढ़ाई करो, एक बात हमारी हमेशा याद रखना कि ज्यादा तुम शरीफ बनने की कोशिश ना करना, ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना रहना कि मैं ये नहीं करता सर, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता, करता हूं वे सब में, लेकिन पढ़ाई करते रहो, है कि नहीं? क्योंकि तुम यहाँ पे अपना घर छोड़ के क्यों आए हो? यहाँ पे अपना घर छोड़ के तुम इसीलिए तो आए हो कि अपने माँ, आज जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ उस दिन तुम्हारे मम्मी का, पापा का 10 साल वो लोग ज्यादा जिएंगे, इस बात को लिख लो, गांठ बांध लो। आज जो मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि तुम लोग थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए ये बता देते हो कि मैं सर ये मैं तैयारी करता हूँ, ये मैं वो तैयारी करता हूँ, ये नहीं करना है। बात समझे? कोई भी पूछेगा तो भैया हम बंबई में काम कर रहे नहीं, कोई भी पूछेगा तो हम गुजरात में काम करते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन रिजल्ट से जब वो सुबह सुबह उठे, सब तुम जब 10वां रैंक लेके आओगे तब उनका कलेजा फटेगा। बात समझे? जब भी छोटे घर का लड़का अगर ऊपर बढ़ता है तो आस पास पड़ोस वालों का कलेजा बहुत तेज फटता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये दुनिया है, जब तुम हारोगे तो तुम्हारी गली का कुत्ता भी तुम पे भौंकेगा और तुम कहोगे अबे इसी को मैंने बर्गर खिलाया तो यही मुझे भौंक रहा है। जब तुम जीतोगे तो वही तुम्हारे कदमों पे आके गिर भी जाएगा कि हम तो जानते ही थे कि ये सामने जो बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा, कि प्रतीक को, तो मैं तो जानता ही था कि ये एक दिन सिलेक्शन ले लेगा, समझे? ये है। अब देखो ये वाला सदर्न पॉइंट हो गया, वेस्टर्न पॉइंट को देखो। अब ये वाला जो पॉइंट है वेस्टर्न पॉइंट, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इसका नाम क्या है? गौर माता। इसका नाम क्या है? गौर माता। अब ईस्टर्न पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है ईस्टर्न पॉइंट का? इसका नाम है किविथू। ये किविथू है। अब बात समझना क्या कह रहा हूं। ये इन्हीं चारों से तुम देखो, हमेशा अगर तुमसे जो भी लोकेशन एक्सटेंड के बारे में पूछेगा तो तुमसे पूछेगा कि ये कहां पे है, ये कहां पे। अब इसके बाद तुरंत आता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया हमको ये बताइए कि इंडिया का मुझे एरिया बता दो कितना है, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं हिंदी में। ये बहुत आम, ये एकदम फैक्ट चीज है, ज्यादा तुम लोग के एग्जाम में आती है। जो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यही तो है। अब एक चीज तुमसे ये भी तुम देखोगे कि भारत में कितने कोस्टल लाइन पे, जैसे तुम्हारे एग्जामों में जो तुम लोग का एग्जाम है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले तुम देखो कि कोस्टल लाइन पे कितने भारत के राज्य हैं। ठीक है, कोस्टल लाइन पे कितने राज्य, कोस्टल लाइन हमारा देश का कितना, मेन कोस्टल लाइन कितना है, फिर आइलैंड को मिला के कितना है, ये सब है। फिर तुम फ्रंट लाइन बॉर्डर के बारे में देखोगे कि फ्रंट लाइन बॉर्डर हमारा सबसे ज्यादा किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान है, चाइना, इन सब के साथ है। फिर पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राष्ट्र टच करते हैं, फिर बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राष्ट्र टच करते हैं। तो ये सब जरूरी है, बेसिक चीज है। जब धीरे धीरे तुम सीख जाओगे तब तुम हीरो बन जाओगे। और धीरे धीरे अपने पढ़ाई को क्या करो, इम्प्रूव करते रहो। बात समझे? अब देखो ये हो गया वेस्टर्न पॉइंट वाला। अब यहाँ पे मैं तुमसे अगर पूछ लूं कि ये मुझे बताओ भारत का लैटिट्यूड कितना है? बहुत सिंपल है। अगर मैं तुमसे पूछूं भारत का लैटिट्यूड कितना है, देखो एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड कैसा होता है? सीधा ऐसा चलता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो होता है ये वाला, ये ऐसे आता है। अब बात समझना, ये वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। लैटिट्यूड अगर तुम देखो 8.4 डिग्री से लेके ये तुम्हारा 37.6 डिग्री तक रहता है, ठीक है। ये वाला कहां से कहां तक रहता है? लॉन्गिट्यूड देखोगे तो लॉन्गिट्यूड इधर यहां से अगर देखो तो ये गुजरात साइड से यहां देखोगे
तो ये 68.7 डिग्री से लेके जाएगा ये कहां तक, अरुणाचल प्रदेश के यहां तक आता है कितना, 97.25। ठीक है, ये कितना तक आता है, 97.25। कितना आता है, कितना आता है। अब मैंने तुमसे देखो, मैंने तुमसे बोला कि अगर सबसे पहले मैं तुमसे देखूं लैटिट्यूड को, देखो लैटिट्यूड को तुम देखो, फिर हम देखेंगे किसको, लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। ठीक है, अगर लैटिट्यूड के बारे में अभी मैंने तुमसे बताया कि लैटिट्यूड जो है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अब जब ये अर्थ है तो अर्थ जो होता है, अब ये बीच वाला, ये वाला जो है इसको 0 डिग्री भी कहते हैं 0 डिग्री कहते हैं। अब ये वाली जो लाइन है यही तो लैटिट्यूड ऐसे जाएगी। अब ये मैं तुमसे पूछूं कितना रहता है लैटिट्यूड, कितना रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ये जाएगी, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये कितना रहता है, लैटिट्यूड कितना रहता है, ये 8.4 डिग्री से सीधा ये कितना जाता है, 37.6 तक जाता है। ये लाइन याद कर लेना। फिर लॉन्गिट्यूड देख लो, अब देखो इधर लॉन्गिट्यूड वाला, देखो इधर लॉन्गिट्यूड वाला, ये वाला ऐसे जो लाइन काटती है इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब भारत का अगर तुमसे लॉन्गिट्यूड पूछता है, भारत का अगर लॉन्गिट्यूड पूछता है तो कितना है, 68.7 से सीधा जाएगा, कितना आता है ये, 97.25। ये ईस्टर्न वाला है, मतलब पूर्वी देशांतर जिसको कहते हैं, ये आता है। अब इसी से तुम देखोगे कि इसी से क्या होता है कि टाइम जोन लिया जाता है, जो भारत का बीच में आता है, जो टाइम जोन कहां पे आता है, वो इलाहाबाद के नैनी में। कहां पे आता है वो, प्रयागराज जो है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज के नैनी में, वहीं से भारत का क्या लिया जाता है, टाइम जोन, जो कितना है 82 से ही 1/2 ये वाला। ठीक है, अब ये वाले, इस वाले को लोग, अब यही से देखो 68.7 से लेके इतना जाता है, और जब भी अर्थ 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमेगी तो 4, मतलब 1 डिग्री घूमेगी तो 4 देशांतर होता है। ठीक है, तो जब 97 में से तुम 68 को घटाओगे तो लगभग लगभग तुम्हारा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग तुम्हारा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग तुम्हारे 30 लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 30 लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। इस 30 में जब तुम 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही तुम्हारे हो जाते हैं 120 देशांतर। ठीक है, 4 देशांतर में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, अगर 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट होता है। ठीक, और जब 4 मिनट पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट होता है, तो वही 30 चौको 120 होता है। तो इधर देखो, जब एक बार 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट लगता है, तो वही जब 30 देशांतर यहाँ पे आते हैं तो 30 चौको 120 होता है। तो इसीलिए जब तुम देखोगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजेगा तो गुजरात में कितना बजेगा, 7 बजेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब मैं तुमसे जैसे कोस्टल लाइन के बारे में बात कर लेता हूं। कोस्टल लाइन मैं तुमसे कोस्टल लाइन के बारे में बात कर लेता हूं। कोस्टल लाइन के बारे में, ये है, ये वाला जो है तुम्हारा, इसको देखो, ये कोस्टल लाइन है। अब कोस्टल लाइन पे कितने भारत के राज्य हैं, कोस्टल लाइन पे कितने भारत के राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं, 9 स्टेट है भारत के।
यहां से शुरू होगा, ये गुजरात हो जाएगा, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर तुम्हारा आ जाएगा इधर कर्नाटक, फिर आ जाएगा केरला, फिर यहां पे आ जाएगा तमिलनाडु, फिर ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा सा और ऊपर आ जाओगे तो आ जाएगा उड़ीसा, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अगर कोस्टल लाइन देखा जाए, भारत का कितना कोस्टल लाइन है, अगर मेन कोस्टल लाइन पुराना वाला जो है, पुराना वाला, तो वो पुराना वाला मेन कोस्टल लाइन, मेन तटरेखा भारत का 6100 था, और आइलैंड को मिला के कोस्टल लाइन में अगर आइलैंड को मिला ले तो ये कोस्टल लाइन में आइलैंड को मिला है तो ये पहले था 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों समेत जब मिला के देखा जाए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? गुजरात। सबसे लार्जेस्ट अगर किसी के कोस्टल लाइन किसी के पास था तो कौन सा था? गुजरात था, जिसको 1600 किलोमीटर था। इस समय जो नया वाला आ गया है 11,098 किलोमीटर है कोस्टल लाइन नया वाला। लेकिन एग्जामों में यही सब आ रहा है, एग्जामों में यही सब आ रहा है। इसके बाद फ्रंट लाइन बॉर्डर देखते हैं। फ्रंट लाइन बॉर्डर, अगर फ्रंट लाइन बॉर्डर देखे भारत का कि फ्रंट लाइन बॉर्डर कितना है, तो भारत का फ्रंट लाइन बॉर्डर है कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब इसमें फ्रंट लाइन में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ भारत का जो सीमा स्पर्श करता है वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ करता है 4,096 किलोमीटर। और भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। हर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद चाइना, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से स्टेट हैं जो इसके साथ अपना फ्रंट लाइन बॉर्डर जो सीमा है उसको स्पर्श करते हैं? कौन कौन से है? एक गुजरात हो गया, एक यहाँ पंजाब हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। ऐसे ही चाइना के साथ है। चाइना के साथ जो भी वही है, हिल्स वाले है। हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, और उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सब वन लाइनर जो क्वेश्चन है एग्जामों में आते रहते हैं। अब देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं हम बे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बे जो होता है ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है। अब वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट ये क्या है? अरेबियन सी है। इस साइड अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। और यहां पे गुजरात है। अब गुजरात में 2 खाड़ियां हैं, एक गल्फ ऑफ कच्छ है, एक गल्फ ऑफ कच्छ है, एक दूसरा है गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात है, एक गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंभात है।
और यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या है, एक गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार। यहीं पे आपका एडम ब्रिज भी है, एडम ब्रिज है जिसको राम सेतु भी कहते हैं, पंबन द्वीप भी कहते हैं। अब ये जो खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात, इंग्लिश में दोनों अलग अलग हैं। गल्फ ऑफ ये खंबात है, ये बे ऑफ बंगाल है। मतलब जो भी खाड़ियां छोटी होती है उसको डिनोट हम गल्फ से करते हैं, और जो भी खाड़ियां बड़ी होती है उसको डिनोट हम किससे करते हैं, उसको हम बे से करते हैं। तो गुजरात में खंबात एक क्या है, सिटी थी, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। गल्फ ऑफ कच्छ क्या है, ये नमक का एक रेगिस्तान भी है जहां पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, सरक्रेक। और यही कच्छ में लूनी रिवर आके समाप्त हो जाती है, जो हर एग्जामों में आता है। और ये गल्फ ऑफ कच्छ एक दलदली रेगिस्तान है, नमक का रेगिस्तान है, ये दलदली बहुत डेंजर टाइप का ये रेगिस्तान है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की ये खाड़ी हो गई, ये अरेबियन सी है। और इसी अरेबियन सी के इसी साइड भारत का एक यूटी भी है, यूटी है, लक्षद्वीप भी है, इधर ही लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप बना किससे, ये मूगर रॉक से बना हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आ जाता है कि लक्षद्वीप किससे बना। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे इधर आएंगे तो मालदीव भी है, नीचे जस्ट आ जाएंगे तो इधर नीचे मालदीव है। मालदीव सार्क देशों का सदस्य भी है और घूमने वाला भी है ये। अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब भारत का भारत में अब हम देख लेते हैं कि इसका अब थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं सॉइल का। सॉइल में क्या, इंडियन सॉइल। अब इंडियन जो सॉइल है, इंडियन सॉइल जो है, इसको भारतीय जो मिट्टियां हैं, भारतीय मिट्टियां हैं, इसको आईसीएआर ने इंटरनेशनल लेवल पे 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया है, 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है कि ये कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, यही बताता है कि भारत को जो आईसीआर है, भारत के 8 टाइप का सॉइल का क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे 8 टाइप के भारत के मिट्टियों के बारे में बताया है। तो पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहले एलुवियल है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये 43% भारत को फर्टाइल करता है, 43% भारत को फर्टाइल करता है, फर्टाइल करता है ये। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है पंजाब से लेके, एलुवियल सॉइल कहां से कहां तक फैला हुआ है, एलुवियल सॉइल ये भारत में 43% फैला हुआ है, और भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल भी है ये। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ। असम पूरा का पूरा क्या है, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, यहां तक फैला हुआ है। अगर बस मैं एलुवियल सॉइल के बारे में बताऊं, एलुवियल सॉइल के 2 नाम होते हैं, एलुवियल सॉइल के 2 नाम है, एक काप, एक कछारी नाम है इसका।
अगर मैं एलुवियल सॉइल के टाइप देखूं, एलुवियल सॉइल के अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसके दो टाइप होते हैं, एक खादर, एक बांगर। मिट्टी से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो खादर और बांगर होते हैं इनको मैं बताता हूं। यहां से कोई अगर रिवर आती है किसी माउंटेन से, तो जब भी ऐसे आती है तो जो नदी होती है वो हर साल अपने साथ नई नई मिट्टियां लेके आती हैं। जो भी ये रिवर बैंक किनारे सॉइल होता है, रिवर बैंक, जो भी नदी के मुहाने पे मिट्टी होती है, कौन सी होती है? खादर होती है। और जो भी नदी से 15 से 20 किलोमीटर दूर पे होती है वो कौन सी होती है? वो बांगर होती है। अगर एलुवियल में भी हम देखें कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा खादर मिट्टी होती है। और बांगर जो होती है दूर दराज, वो नदी से 20 किलोमीटर दूर पे इसलिए होती है क्योंकि जब भी नदी का बाढ़ आता है तो गांव को तभी बसाया जाता है जो नदी से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर हो। जैसे राजा, तुम देखते हो कि बिहार में कोसी नदी है, कोसी नदी आज यहाँ से बहेगी, कल तुम्हारा घर और सब लेके उड़ के भाग जाएगी, तुम खुद ही नहीं जान पाओगे। इसीलिए नदी को, जो गांव होते हैं उनको ऊंचे स्थानों पे बसाया जाता है। जो बांगर मिट्टी होती है, और जो बांगर मिट्टी होती है वो बहुत दूर जाती है, नदी से दूर रहती है, तभी होता है। खादर भी सबसे ज्यादा इसमें उपजाऊ होता है, तभी गांव में देखो जो नदी किनारे होता है, जो नदी होता है, जो नदी होता है, देखो नदी किनारे जाके तुम गांव की तरफ देखो, जाके देखो खीरा खाकर सब खा खा भाग जाते हैं, सब वहीं पे तो है ही। इसीलिए और इसके बाद इसी में एलुवियल सॉइल में ही, एलुवियल सॉइल में ही, एलुवियल सॉइल में ही कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चूना पत्थर, जो भूरे रंग का होता है। जो गांव में जब तुम घरों की खुदाई करोगे, कुएं की खुदाई करोगे, तो पहले ये मिलता था। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। इसके बाद हम देख लेते हैं रेड सॉइल को। रेड सॉइल जिसको कहते हैं लाल मिट्टी। अब जो लाल मिट्टी होती है वो थोड़ी कम उपजाऊ होती है, एलुवियल सॉइल ज्यादा उपजाऊ होती है। ये क्या होता है? ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ये लगभग 18% भाग में पाई जाती है। ये इस वाले रीजन में पाई जाती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इधर छोटा नागपुर पठार इस साइड, थोड़ा सा इधर सदर्न मध्य प्रदेश साइड पाई जाएगी, इधर आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा, बस यही क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु साइड पाई जाती है। जिधर तमिलनाडु साइड पे नीलगिरी पहाड़ियां वगैरह जिधर है, सेवाराय की पहाड़ियां, ये सब तमिलनाडु में है, इधर ये रेड सॉइल में पाया जाता है। तो यही बात हम बोलेंगे कि जब भी तैयारी करने आओ तो बस अपने आप को देखो कौन क्या कहता है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं देखता हूँ लड़कों को आते हैं, जब भी बाहर आते हैं वो सब बर्थडे में, कोई तुमको बर्थडे में बुला लेता, तुम भागने दौड़े दौड़े भागे चले जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने आए वो दोस्त तुमको बना भी सकता है, तो दोस्त तुमको बर्बाद भी कर सकता है। याद रखना, यहाँ पे आओ भाईचारा निभाने नहीं आए हो, अपने पढ़ाई से मतलब रखो, ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना रहो। ठीक है, थैंक यू क्लास।